दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में हम एक बात हमेशा सुनते रहते हैं कि साहब पाकिस्तान की इकोनॉमी तो वेंटिलेटर पर चलती है, पाकिस्तान तो दाने दाने का मोहताज है, पाकिस्तान तो दुनिया के दिए गए चंदे के ऊपर जो है डिपेंड है। लेकिन साहब इसी पाकिस्तान ने पिछले 16 महीने में स्पेस के अंदर 6 ऐसे खतरनाक जासूसी सैटेलाइट छोड़ दिए हैं। एक पूरा नेटवर्क, पूरी फौज तैनात कर दी है जासूसी सैटेलाइट्स की। और ये सैटेलाइट ऐसे हैं जो हर 48 घंटे में भारत के हर एक सैनिक की हाई डेफिनेशन फोटो खींच रहे हैं, भारत के हर एक टैंक की, गोला बारूद की, भारत के कश्मीर के चप्पे चप्पे के इलाके की एचडी तस्वीरें खींच रहे हैं। तो साथियों, आज नेशनल सिक्योरिटी और स्पेस वॉरफेयर से जुड़ी हुई इनसाइड स्टोरी को कवर करेंगे, जिससे इंडिया के जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं सबकी नींद उड़ी हुई है। 8 डिग्री ऑर्बिट कहते हैं। और पाकिस्तान ने जो PRSC E03 नाम की ये सैटेलाइट लॉन्च की है ना, इसको पूरी दुनिया को देखने के लिए नहीं बनाया पाकिस्तान ने, बल्कि 38 डिग्री के इस झुकाव को इन्होंने ऐसा एंगल दिया है कि ये सैटेलाइट सिर्फ 20 डिग्री से लेकर और 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच ही घूमेगी। ये सिर्फ यहां घूमेगी, सारी दुनिया में नहीं घूमेगी, सारी दुनिया से इसे कोई मतलब नहीं है, ऐसा बनाया इन्होंने। तो अगर हम मैप देखेंगे तो ये 20 डिग्री से साथियों 40 डिग्री के बीच का जो हिस्सा है ना, ये सीधे तौर पर इसमें पाकिस्तान आता है, इसमें नॉर्थ इंडिया आता है और स्पेशली इसमें सारा का सारा जम्मू कश्मीर आता है। तो ग्लोबल कवरेज की बलि दे दी पाकिस्तान ने कि हमें ग्लोबल कवरेज हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ ये इलाका चाहिए। और इस सैटेलाइट को इस तरीके से सेट किया पाकिस्तान ने कि ये सैटेलाइट हर दिन कई बार सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के ऊपर से गुजरेगी, नॉर्थ इंडिया के ऊपर से गुजरेगी। मतलब पाकिस्तान अब हर 48 घंटे या 48 से भी कम टाइम के पीरियड में भारत की तमाम मिलिट्री मूवमेंट को अपनी स्क्रीन पर देख रहा है, भारत की नेवल तमाम शिप्स की मूवमेंट को अपने स्क्रीन पर देख रहा है और भारत के एयरबेस का पूरा फ्रेश डेटा अपनी स्क्रीन पर देख पा रहा है। बड़ी खबर हिंद महासागर से जुड़ी है, जहां 1971 के युद्ध के बाद पहली बार पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में अपनी पनडुब्बी उतारने की तैयारी कर रहा है। जी हां, चीन में बनी नई हंगोर क्लास पनडुब्बी को लेकर पाकिस्तान की रणनीति अब साफ नजर आने लगी है। कराची पहुंच चुकी इस पनडुब्बी को अब बंगाल की खाड़ी में तैनात करने की बात कही जा रही है। ये वही इलाका है जिसे अब तक भारत का मजबूत समुद्री गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान का यह कदम भारत के लिए नई टेंशन बनाने वाला है या फिर यह सिर्फ रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है। पाकिस्तान ने भारत के चप्पे चप्पे की निगरानी शुरू कर दी। पाकिस्तान की नई सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने भारतीय तजिया निगारों के होश ठिकाने लगा दिए। पाकिस्तान ने अपनी एटमी सबमरीन भी बांग्लादेश में तैनात कर दी। क्या इसराइल ईरान डील के बाद एक नई जंग का आगाज होने वाला है? भारतीय तजिया निगार इस बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं वीडियो में। भाई, मई 2025 में आप याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब बॉर्डर पर गोला बारूद चलना बंद हो गया, तोपें एकदम साइलेंट हो गई, तो भारत को लगा कि साहब खतरा तो टल गया है। लेकिन साथियों, हकीकत में खतरा टला नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने अपनी तमाम स्ट्रेटेजी में बदलाव कर दिया। द प्रिंट की एक रिपोर्ट है अभी 2 दिन पुरानी, और ये द प्रिंट की रिपोर्ट इंटरनेशनल स्पेस एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बेस्ड है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि जनवरी 2025 से लेकर और आज जून 26 के बीच पाकिस्तान ने एक के बाद एक 6 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं स्पेस के अंदर। 6 ऐसे पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं जो भारत के चप्पे चप्पे पर, स्पेशली नॉर्थ इंडिया पर एक पैनी नजर रखे हुए हैं। तो साथियों, आज का सेशन हमारा ये समझने पर रहेगा कि 60 साल तक पाकिस्तान की जो सुपार्को एजेंसी है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे भारत की इसरो। पहले तो ये कहां कछुए की और चींटी की तरह रेंगती रहती थी, लेकिन अब ये सुपार्को इतनी तेजी से दौड़ रही है, इसे कौन सा ऐसा इंजेक्शन लग गया कि ये ओलंपिक के धावक की तरह दौड़ने लगी। और फिर ये भी चर्चा करेंगे दोस्तों कि हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्निक क्या होती है, जो कैमोफ्लेज के पीछे छिपे इंडियन टैंकों को, इंडिया के तमाम गोला बारूद को, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को पहचान लेती है। कैमोफ्लेज मतलब छलावरण साथियों, मिलिट्री की आप सुनते पढ़ते आए होंगे। ऐसी टेक्निक होती है जिसमें दुश्मन से बचाने के लिए उनको ऐसे नेचुरल कलर से कवर कर दिया जाता है मिलिट्री हथियारों को, इंस्टॉलेशंस को, कि ऊपर से वो किसी को नजर नहीं आता। तो इसको भी पहचान लेती है ये कौन सी टेक्निक है हाइपर स्पेक्ट्रल वाली। और किस तरह से पाकिस्तान ने अपना जो सैटेलाइट छोड़ा है PRSC E03 नाम का, इसको एक अजीबो गरीब इन्होंने 38 डिग्री के ऑर्बिट में डाला है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। और 38 डिग्री में डालकर इस सैटेलाइट को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने जासूसी पर लगाया है साहब, नॉर्थ इंडिया की जासूसी करने पर, और खास तौर से कश्मीर की जासूसी पर लगा दिया है इस अपने PRSC E03 सैटेलाइट को। और सबसे बड़ा क्वेश्चन साथियों ये कि क्या इस तमाम खेल के पीछे चाइना का माइंड है या कहीं पाकिस्तान की अपनी मेहनत है।
और क्या भारत ये जो आसमानी जासूस भारत के ऊपर तैनात किए हैं, भारत इन जासूसों को ब्लाइंड करने के लिए क्या कर रहा है? भारत कौन सा 52 सैटेलाइट का मास्टर प्लान तैयार कर रहा है? ये कौन सा प्लान है जिसे भारत लेकर आया है? साथियों, आप ये पढ़ते सुनते होंगे कि आज की डेट में दुनिया में जितनी भी जंगें होती हैं, जितने भी वॉर्स होते हैं, अब सिर्फ धरती पर नहीं लड़े जाते, बल्कि युद्ध का नया अखाड़ा अब बन गया है स्पेस, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष अब आधुनिक युद्ध का दोस्तों नया मैदान है। अब जमीन पर गोला बारूद तो चलता है बाद में, बल्कि हार जीत तय हो जाती है ऊपर बैठी हुई, ऊपर से मिल रही दुश्मन देश की इंफॉर्मेशन से। तो साथियों, इन तमाम बातों को और इन तमाम चीजों को समझने के लिए हमें पाकिस्तान की जो सुपार्को एजेंसी है ना, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया कि भारत की इसरो की तरह की एजेंसी है, इसकी हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। आपको जानकर दोस्तों आश्चर्य होगा कि भारत की इसरो तो बनी थी 1969 में, लेकिन ये सुपार्को एजेंसी बन गई थी भारत की इसरो से भी 8 साल पहले। और इतना पहले बनने के बावजूद भी इस एजेंसी ने 1961 से लेकर और 2024 के 63 सालों में पाकिस्तान सिर्फ 9 सैटेलाइट ही स्पेस में भेज पाया सुपार्को के जरिए। यानी इसकी जो रफ्तार थी ना काम करने की, वो एक कछुए और चींटी से भी धीमी थी। लेकिन फिर अचानक जनवरी 2025 से लेकर भाई आज तक ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ 16 महीनों में इन सुपार्को वालों ने 6 एडवांस सैटेलाइट लॉन्च कर दिए। जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं आमतौर पर वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट मतलब जिसे नॉर्मली एसएसओ कहते हैं। अब ये एसएसओ क्या होता है? देखो जो अर्थ होती है ना हमारी, इसका नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है, इस तक घूमने वाली एक ऐसी ऑर्बिट होती है जो 97 डिग्री से लेकर और 105 डिग्री तक का झुकाव होता है इसका। और ये सूरज के साथ सैटेलाइट तालमेल बैठाकर चलती है, मतलब जहां जहां सूरज घूमकर जाता रहेगा ये सैटेलाइट भी वहीं वहीं जाती रहेगी, ताकि हमेशा इसको एक जैसी रोशनी मिलती रहे। सैटेलाइट को इस तरह से चलती है ताकि पूरी दुनिया की जासूसी ये कर पाए। लेकिन अमेरिका की एक फेमस स्पेस एनालिटिक्स कंपनी है कॉमस्मॉक, उसने एक जबरदस्त खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का वो जो छठा सैटेलाइट है ना, PRSC E03, जो उन्होंने अप्रैल 26 में लॉन्च किया, वो नॉर्मल ऑर्बिट में नहीं है। पाकिस्तान ने इस सैटेलाइट को 38 डिग्री के इंक्लिनेशन पर डाला है, यानी जो इंक्लिनेड ऑर्बिट है वो 38 डिग्री का है। इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो इसका सिंपल आप ये समझिए कि दोस्तों मान लो अगर एक कोई सिक्योरिटी गार्ड है और इसकी ड्यूटी पूरे शहर का चक्कर काटने की है, और वो दिन में आपके मोहल्ले में जब पूरे शहर का चक्कर काटेगा तो आपके मोहल्ले का नंबर सिर्फ एक बार आएगा। तो ये तो हुआ साथियों SSO ऑर्बिट। लेकिन अगर उस गार्ड से कह दिया जाए कि भैया तुम्हें पूरा शहर नहीं देखना, तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ गली नंबर 20 से लेकर गली नंबर 25 के बीच है, तुम यही बार बार चक्कर काटोगे, साथियों यही है 38 डिग्री का ऑर्बिट। इसी को 38 डिग्री ऑर्बिट कहते हैं। और पाकिस्तान ने जो PRSC E03 नाम की ये सैटेलाइट लॉन्च की है ना, इसको पूरी दुनिया को देखने के लिए नहीं बनाया पाकिस्तान ने, बल्कि 38 डिग्री के इस झुकाव को इन्होंने ऐसा एंगल दिया है कि सैटेलाइट सिर्फ 20 डिग्री से लेकर और 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच ही घूमेगी। ये सिर्फ यहां घूमेगी, सारी दुनिया में नहीं घूमेगी, सारी दुनिया से इसे कोई मतलब नहीं है, ऐसा बनाया इन्होंने। तो अगर हम मैप देखेंगे तो ये 20 डिग्री से साथियों 40 डिग्री के बीच का जो हिस्सा है ना, ये सीधे तौर पर इसमें पाकिस्तान आता है, इसमें नॉर्थ इंडिया आता है, और स्पेशली इसमें सारा का सारा जम्मू कश्मीर आता है। तो ग्लोबल कवरेज की बलि दे दी पाकिस्तान ने कि हमें ग्लोबल कवरेज हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ ये इलाका चाहिए। और इस सैटेलाइट को इस तरीके से सेट किया पाकिस्तान ने कि ये सैटेलाइट हर दिन कई बार सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के ऊपर से गुजरेगी, नॉर्थ इंडिया के ऊपर से गुजरेगी। मतलब पाकिस्तान अब हर 48 घंटे या 48 से भी कम टाइम के पीरियड में भारत की तमाम मिलिट्री मूवमेंट को अपनी स्क्रीन पर देख रहा है, भारत की नेवल तमाम शिप्स की मूवमेंट को अपने स्क्रीन पर देख रहा है, और भारत के एयरबेस का पूरा फ्रेश डेटा अपनी स्क्रीन पर देख पा रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन साथ ही उठता है कि भाई जिस पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी खराब हालत में है, जिस पाकिस्तान को कहा जाता है कि दाने दाने का मोहताज है, ये तो दुनिया के चंदे पर, दुनिया की आर्थिक मदद पर पाकिस्तान पलता है, तो क्या पाकिस्तान ये सब अकेले कर रहा है? तो साथ ही उसका जवाब है ऐसा नहीं है। इस सारे खेल का असली मास्टरमाइंड चाइना है। पाकिस्तान ने ये जो 6 सैटेलाइट छोड़े हैं ना, इसमें 5 सैटेलाइट डायरेक्टली चाइना के लॉन्ग मार्च रॉकेटों से और चाइना की टेक्नोलॉजी से स्पेस में भेजे गए हैं। लेकिन चाइना ऐसा कर क्यों रहा है? भाई चाइना को इससे क्या मिलेगा? तो दोस्तों इसे डिप्लोमेसी की लैंग्वेज में प्लॉजिबल डिनायबिलिटी कहते हैं। कूटनीति की भाषा में प्लॉजिबल डिनायबिलिटी कहा जाता है इसको, मतलब साफ मुकर जाने की कला। भाई हाल ही में आप देखिए कि वेस्ट एशिया में ये वॉर हुआ, ईरान अमेरिका का टकराव हुआ, अभी भी चल रहा है। तो अमेरिका की प्राइवेट कंपनी प्लैनेट लैब्स ने अमेरिकी सरकार के कहने पर ईरान को तस्वीरें देना बंद कर दिया था। तो मतलब आप समझिए कि स्पेस वॉर कितना बड़ा रोल निभा रहा है इस समय दुनिया के युद्धों में। तो इससे सबक लेते हुए चाइना ने पाकिस्तान को अब सिर्फ सर्विस नहीं दी,
बल्कि अपना पूरा सिस्टम, पूरा तामझाम, अपनी गाड़ी की पूरी चाबी दे दी, पूरा कागज ही दे दिए उसको, सारा सिस्टम पकड़ा दिया चाइना ने पाकिस्तान को। और चाइना का क्या लॉजिक है? अब चाइना इसके पीछे देखो ये कहता है कि हम तस्वीरें नहीं दे रहे, हमने तो बस अपने सैटेलाइट बेच दिए हैं। अब पाकिस्तान उससे क्या करता है, जासूसी करता है नहीं करता, इससे हमारा क्या लेना देना। प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी में आ गया, मतलब मुकर गया एकदम, जबकि चाइना को पता है बहुत अच्छे से कि ये क्यों दिया और पाकिस्तान इसका क्या करेगा। लेकिन दोस्तों, इंडिया की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो बहुत अच्छे से जानती हैं कि चाइना जो कह रहा है ना कि भाई मुझे क्या पता, चाइना जो इतना इनोसेंट बन रहा है, ये सच्चाई नहीं है। इसरो के तमाम साइंटिस्ट भी इस बात को जानते हैं और मानते भी हैं कि चाइना और पाकिस्तान के बीच ये जो रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है ना, ये जो एग्रीमेंट हुआ है भाई, ये एक एग्रीमेंट है दोनों के बीच में जासूसी के लिए। और चाइना के पास अपना खुद का एक याओगन नाम का दोस्तों खतरनाक मिलिट्री सैटेलाइट नेटवर्क है। और ये ऐसा सैटेलाइट नेटवर्क है जिसमें 140 से ज्यादा, जी हां, मोर देन 140 इसके अंदर जासूसी सैटेलाइट्स हैं जो बादलों को चीर कर किसी तस्वीर को ला सकते हैं, किसी अंधेरे को चीर कर रख देते हैं, किसी भी रडार और तमाम इलेक्ट्रॉनिक खुफिया एपरेटस से लैस हैं। ये इतना हाईली डेफिनेशन वाला, इतना हाईली एडवांस लेवल का सैटेलाइट चाइना रखता है। भारत का जो मनोहर पर्रिकर डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट है और जो भारत के तमाम एनालिटिकल इंस्टीट्यूट है, सबकी ये रिपोर्ट है कि चाइना ने जो अपना नेविगेशन सिस्टम है ना चाइना का, जिसे बेइदू कहते हैं, देखिए इस तरह से है, ये अर्थ है और इस तरह से अर्थ को बींद रखा है चाइना ने चारों तरफ से, यह कहिए कि बांध रखा है। तो इस तमाम बेइदू का पूरा मिलिट्री एक्सेस चाइना ने पाकिस्तान को दे रखा है। मतलब पाकिस्तान अब अपनी अमेरिकन जीपीएस पर डिपेंड नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान ने चाइना के रडार और सैटेलाइट की मदद से ही इंडियन आर्मी की लोकेशंस को ट्रैक किया था। दरअसल पाकिस्तान अपनी नौसेना को आधुनिक बनाने के लिए चीन के साथ मिलकर 8 हंगोर क्लास पनडुब्बियों का बड़ा प्रोजेक्ट चला रहा है। इन पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन यानी एआईपी टेक्नोलॉजी दी गई है, जो इन्हें लंबे समय तक पानी के अंदर छिपे रहने की ताकत देती है। आसान भाषा में समझें तो ये पनडुब्बियां बिना सतह पर आए दुश्मन की नजर से बचकर ऑपरेशन कर सकती हैं। यही वजह है कि इन्हें स्टेल्थ किलर भी कहा जाता है। पाकिस्तान के नौसेना अधिकारियों ने इसे गेम चेंजर बताया है और साफ कहा है कि इससे बंगाल की खाड़ी में उसकी पहुंच बढ़ेगी। खास बात यह भी है कि हैंगर नाम खुद 1971 की उस घटना से जुड़ा है जब पाकिस्तान की पनडुब्बियों ने भारतीय युद्धपोत आईएनएस खुखरी को डुबो दिया था। हालांकि इतिहास गवाह है कि उस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। अब सवाल है कि अचानक पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बदलता भू राजनीतिक समीकरण है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में तेजी से सुधार देखने को मिला है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर शुरू हो चुकी हैं, समुद्र व्यापार बहाल हो गया है और सैन्य स्तर पर भी बातचीत बढ़ी है। यहां तक कि पाकिस्तानी युद्धपोत ने हाल ही में चटगांव का दौरा भी किया। ऐसे में अगर पाकिस्तान को बांग्लादेश के बंदरगाहों तक सीमित पहुंच भी मिलती है तो बंगाल की खाड़ी में उसकी मौजूदगी पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है।
आखिर क्या सच में भारत और चीन युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? और इससे बड़ा सवाल कि आखिर कैसे पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के लिए डबल खतरा पूरी तरीके से बन चुके हैं? और इससे बड़ा सवाल कि आखिर लंदन से आई उस 150 पन्ने की रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नींद उड़ा दी है? भारत की सुरक्षा चुनौतियों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। जिस समय अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध में दुनिया फंसी हुई थी, सबकी नजर ईरान, इजराइल और अमेरिका पर टिका हुआ था कि अब आगे क्या होगा। ठीक उसी समय दुनिया के सबसे बड़े रक्षा विशेषज्ञों ने भारत की सुरक्षा को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट जारी करी है, एक ऐसी रिपोर्ट पेश की है जिसने दिल्ली के नीति निर्धारकों के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। लंदन के प्रतिष्ठित थिंक टैंक ISS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी ने अपनी 150 पन्ने की एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है। और इस दस्तावेज में चीन को लेकर जो दावा किया गया है ना, उसने भारत में हड़कंप मचा दिया है। भारत के सामने इस वक्त डबल खतरा बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में बेहद डरावने वाले शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है। नो पीस यानी भारत और उसके पड़ोसियों के बीच में अब कभी भी पूर्ण शांति बहाल नहीं हो सकती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में चीन से भारत का युद्ध होने वाला है? क्या पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पर दो तरफा हमला करने की साजिश रच रहे हैं? आखिर मैकमोहन लाइन पर चाइना ऐसा क्या कर रहा है जो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है? आखिर ब्रिटेन से आई इस 150 पन्ने की थ्रिलर रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि पूरे भारत में हड़कंप मच गया है? बताएंगे सब कुछ। आपको बता दें कि लंदन से आई इस रिपोर्ट में भारत के लिए बहुत बड़ी चेतावनी लिखी हुई है, क्योंकि यह सीधे सीधे हमारे देश की सुरक्षा, संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, यहां पर ध्यान देना कि ये जो रिपोर्ट आई है ना, इसको कोई छोटी मोटी संस्था ने पब्लिक नहीं किया है, बल्कि यह दुनिया के उन चुनिंदा थिंक टैंक में से एक है जिनकी मिलिट्री बैलेंस रिपोर्ट को दुनिया भर की आर्मी और गवर्नमेंट से अपनी नीतियों के लिए, अपनी पॉलिसी बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। और इस बार इन्होंने भारत और पूरे एशिया पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा पर फोकस किया है। आपको बता दें कि लंदन से आई 150 पन्ने की ये रिपोर्ट कहती है कि भारत की पारंपरिक सुरक्षा चिंताओं का केंद्र हमेशा चीन और पाकिस्तान ही बने रहेंगे। यानी भारत दुनिया में कितना ही बड़ा आर्थिक सुपर पावर क्यों ना बन जाए, लेकिन वो अपनी जियोग्राफी को नहीं बदल सकता है। IISS की ये रिपोर्ट कहती है कि भारत के पास अपनी सीमाओं पर शांति का विकल्प है अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। साल 2020 के लद्दाख गतिरोध के बाद भारत और चीन के रिश्ते नो वॉर पीस पर खड़े हैं। मतलब ना तो युद्ध हो रहा है और ना ही शांति है पूरी तरीके से। भारत ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है जो लंबे समय तक खींचने वाली है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह स्थिति भारत की सेना और अर्थव्यवस्था दोनों पर दबाव डाल रही है। आसान शब्दों में कहें तो इस रिपोर्ट का मानना है कि अब वो दौर बीत चुका है। भारत और चीन के नेता जब झूला झूला करते थे, एक साथ सुर में सुर मिलाते थे, सुर में सुर मिलाकर गीत गाते थे, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंजता था, या सीमाओं पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, शांति और सौहार्द समझौते पर दस्तखत हुआ करते थे। लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। सीमा पर एक परमानेंट तनाव पैदा हो चुका है जो कभी भी एक चिंगारी से बड़ी जंग में बदल सकता है। मतलब भारत और चाइना के बीच में होने वाला कोई छोटा सा विवाद भी कभी भी बड़ी जंग का रूप ले सकता है। अभी आगे जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े खतरे की जो भारत के लिए चाइना की तरफ से आ रहा है। लंदन से आई इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि चाइना इस समय भारत के खिलाफ है ग्रे जोन वारफेयर का इस्तेमाल कर रहा है। अब ये ग्रे जोन वारफेयर क्या होता है, सबसे पहले आपको बता दें, सबसे पहले आपको इसको समझना होगा। दरअसल ग्रे जोन वारफेयर उसको बोलते हैं। ग्रे जोन एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी स्थिति को बोलते हैं जहां पर ना तो पूरी तरीके से शांति होती है और ना ही खुला युद्ध होता है। चीन जानबूझकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर ऐसी हरकतें करता रहता है जो भारत को उकसाती है, लेकिन वो इतनी बड़ी हरकत नहीं करता है। लंदन से आई 150 पन्ने की ये रिपोर्ट एक और बहुत बड़ा खुलासा करती है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन ने LAC के बिल्कुल नजदीक अपने हिस्से में पक्की सड़क, लड़ाकू विमानों के अंडरग्राउंड हैंगर, मिसाइल लॉन्च पैड का निर्माण लगभग पूरा कर लिया है। और यहाँ पर ध्यान देना कि ये सारी चीजें एकदम बॉर्डर पर हैं। पहले भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ करता था कि सर्दियों के टाइम में दोनों सेनाएं पीछे हट जाती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी, बहुत भीषण बर्फबारी होने की वजह से वहां पर रुकना बहुत मुश्किल हो जाता था। और अगर रुक भी गए तो वहां पर सर्वाइव करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा आता था दोनों देशों का। लेकिन 2020 के बाद गलवान का जो गतिरोध हुआ था, गलवान में जो झड़प हुआ था, उस संघर्ष के बाद उसके बाद से चीन ने वहां पर अपने 500 से ज्यादा सैनिकों को अस्थायी रूप से तैनात कर दिया है। मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि चीन किसी भी वक्त कुछ ही घंटे के भीतर भारत पर बड़ा हमला करने की क्षमता रखता है 500 सैनिकों के जरिए। इन 500 सैनिकों के जरिए चाइना भारत पर कभी भी हमला करने की क्षमता रखता है। मतलब चीन जो है वो धीरे धीरे करके अंदर ही अंदर भारत के खिलाफ पूरी तरीके से युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब आगे जो रिपोर्ट बता रही है ना, उसको ध्यान से सुनिएगा। इस रिपोर्ट में चेतावनी दिया गया है कि साइबर वारफेयर, स्पेस वेपन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI के मामले में चीन इस समय भारत से तकनीकी में बहुत आगे है। और अगर कल को दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है तो चीन सिर्फ सीमाओं पर सैनिक नहीं भेजेगा, बल्कि वो भारत के पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम
रेलवे नेटवर्क को भी साइबर हमलों से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब आते हैं रिपोर्ट के उस हिस्से पर जो भारत के सामने मंडरा रहे डबल खतरे यानी दो तरफा टू फ्रंट वार का जिक्र करती है। ध्यान देना कि इस रिपोर्ट में बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भारत अपनी सुरक्षा चिंताओं से पाकिस्तान को कभी अलग नहीं रख सकता है, न चीन को रख सकता है, न ही पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान अब एक स्वतंत्र खतरा नहीं रहा है, बल्कि आज के टाइम में वो चीन का एक प्रॉक्सी बन चुका है। आसान शब्दों में कहें तो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, लेकिन पाकिस्तान चीन का प्रॉक्सी बन चुका है। और इस जुगलबंदी को, इस दोस्ती को, ये जो चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ है, आप इसको समझिए। अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने जो उसका सेना का फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर को लेकर चाइना पहुंचा था और दोनों देशों के बीच में वहां पर खुलकर बातचीत हुई थी। दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे और वहां पे पता क्या कहा गया था, वहां पर कहा गया था कि दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन हमारी दोस्ती कभी भी खत्म नहीं होगी, हम बिल्कुल एक साथ रहेंगे हमेशा। अब आप खुद ही सोचिए कि ये डायलॉग किसके लिए था, भारत के लिए ही रहा होगा ना। आज के टाइम में क्या चल रहा है, चीन लगातार पाकिस्तान को आधुनिक हथियार दे रहा है, फाइटर जेट्स जैसे JF-7, J-10C और नौसेना के लिए गाइडेड मिसाइल फ्रेगेट का सप्लाई कर रहा है। और ऐसा करने के पीछे चीन की जो सबसे बड़ी रणनीतिक चाल है, चीन का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि भारत कभी भी अपनी पूरी ताकत चाइना के खिलाफ इस्तेमाल ना कर सके, चाइना के खिलाफ ना लगा सके, भारत पाकिस्तान की सीमा पर ही उलझ कर रह जाए। और दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी रणनीति है वो है CPEC का मिलिट्री इस्तेमाल, मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है उसका मिलिट्री इस्तेमाल कभी भी चाइना कर सकता है। आज के टाइम में गिलगिट बाल्टिस्तान और POK के इलाके में चीन का दखल लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन वो अलग बात है कि इन सभी जगहों पर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे हैं, चीन और पाकिस्तान के खिलाफ वहां की जनता जो है वो सड़कों पर है। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक संकट के समय चीन पाकिस्तान के हवाई अड्डों और सड़कों का इस्तेमाल कर सकता है, भारतीय सेना के खिलाफ वहां के हवाई अड्डों और सड़कों का इस्तेमाल कर सकता है। और तीसरी बड़ी बात है, ये जो रिपोर्ट कहती है वो भारत के लिए सबसे बड़ी खतरनाक बात है, कोलिसिव थ्रेट है। कोलिसिव थ्रेट का मतलब आपको पता है, मिली भगत या गुप्त साठगांठ से पैदा होने वाला खतरा। मतलब अगर भारत और चीन के बीच में लद्दाख या तवांग में कोई हिंसक झड़प होती है तो इस बात की पूरी आशंका है कि पाकिस्तान उसी समय कश्मीर या पंजाब बॉर्डर पर कोई बड़ी हरकत शुरू कर सकता है, ताकि हमारी जो आर्मी है वो तो हिस्से में बढ़ जाए। हालांकि भारत भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा है, भारतीय सेना ने भी LAC पर मिरर डिप्लॉयमेंट है, यानी जितने चीनी सैनिक है उतने ही भारतीय सैनिक तैनात किए गए हैं। भारत ने भी अपने सीमावर्ती इलाकों में सड़कों और सुरंगों का जाल बहुत तेजी से बिछा रहा है। लेकिन लंदन से आई ये रिपोर्ट कहती है कि भारत के डिफेंस सिस्टम के अंदर भी कुछ अंदरूनी चुनौतियां हैं जिस पर उन्होंने उंगली उठाई है, जिसे नजरअंदाज करना आत्मघाती हो सकता है। ये पूरी रिपोर्ट कहती है कि भारत का रक्षा बजट है भले ही दुनिया के टॉप 5 देशों में आता हो, लेकिन भारत के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सैनिकों की सैलरी और पेंशन देने में ही निकल जाता है। आधुनिक हथियारों की खरीद और रिसर्च के लिए जो काम होता है, जो पैसा चाहिए वो चीन के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। इसके अलावा जो दूसरी चुनौती है वो ये है कि थिएटर कमांड में लगातार देरी हो रही है। भारत काफी समय से अपनी तीनों सेनाओं को, थल सेना, वायुसेना, नौसेना को एक कमान के नीचे लाने के लिए थिएटर कमांड बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि आंतरिक नौकरशाही और तीनों सेनाओं के बीच में आपसी तालमेल की कमी के कारण यह प्रक्रिया साल 2026 में भी बहुत धीमी गति से चल रही है। इसके अलावा मेक इन इंडिया ये रिपोर्ट बता रही है स्वदेशीकरण का ट्रांजिशन पीरियड। भारत अपने हथियारों के लिए रूस या वेस्टर्न कंट्री पर निर्भरता खत्म करके आत्मनिर्भर बनना चाहता है और ये बहुत अच्छा कदम भी है। लेकिन ये रिपोर्ट बताती है कि भारतीय सेना में जब तक हमारे स्वदेशी हथियार पूरी तरीके से बनकर शामिल नहीं हो जाते हैं तब तक का जो ये ट्रांजिशन पीरियड है ना, ये शिफ्टिंग पीरियड है, इसमें भारत को थोड़ा असुरक्षित महसूस हो सकता है, थोड़ा असुरक्षा बना रहेगा। क्योंकि ऐसा करने पर बाकी देश है, अगर इसी के बीच में जरूरत पड़ जाती है, कहीं पे युद्ध हो जाता है, तो फिर वो कहेंगे कि आप अपने हथियार बना रहे हैं, हमारे हथियार तो खरीद नहीं रहे हैं, ठीक है आप मत खरीदिए, आप अपने हथियार को बनाइए, हम आपकी मदद नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये जो पीरियड चल रहा है थोड़ा खतरनाक हो सकता है। लेकिन भाई आने वाले टाइम में डिफेंस के मामले में भारत टॉप लेवल पर आ सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि भारत शांत बैठा है, भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से काम कर रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल जो शायद एक बार आपके मन में भी आया होगा, आपके मन में भी उठा होगा कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस है, क्या वो चीन के खिलाफ इस लड़ाई में भारत का साथ देंगे? क्या क्वाड भारत की कूटनीतिक कवच बन पाएगा? क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले इसकी बैठक हुई थी जिसमें कहा गया था कि भाई हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे। लेकिन लंदन की इस रिपोर्ट में एक कड़वा सच बोला गया है, एक कड़वे सच का विश्लेषण किया गया है। और भाई इसकी बात भी इन्होंने विश्लेषण किया है उससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। ये रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका और पश्चिमी देश भारत को चीन के खिलाफ एक मजबूत दीवार तो मानते हैं और भारत को खुफिया जानकारी, सैटेलाइट डेटा और आधुनिक तकनीकी तो देंगे,
लेकिन अगर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में आमने सामने की जंग छिड़ती है तो कोई भी वेस्टर्न कंट्री अपने सैनिकों को भारत की तरफ से लड़ने के लिए नहीं भेजेगा। कोई डायरेक्ट पंगा चीन से नहीं लेना चाहेगा। वो लड़ाई भारत को अकेले ही अपने दमखम पर लड़नी पड़ेगी। यह बात हमारे देश के रणनीतिकार भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यूक्रेन युद्ध के टाइम में क्या हुआ? यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को सिखा दिया, ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया को सिखा दिया कि संकट के समय में कोई भी देश है, कोई भी विदेशी ताकत आपके लिए जमीन पर आकर नहीं लड़ेगी। वो अलग बात है कि पीछे से लोग आपकी मदद करते रहेंगे। इसीलिए भारत को भी अपनी चिंताओं से निपटने के लिए खुद को सैन्य रूप से इतना मजबूत, इतना सशक्त बनाना होगा कि चीन हमला करने की सोच भी ना सके, और अगर हमला करने की सोचे तो उसको उसमें अपना ही विनाश नजर आए। इसे कूटनीति की भाषा में मेट्रेंस यानी निवारक क्षमता कहते हैं, और इसे भारत को डेवलप करनी ही होगी। चीन के खिलाफ है। इस 150 पन्ने की एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी रिपोर्ट की आखिरी रिपोर्ट में जो आखिरी निष्कर्ष है ना, वो ये कहती है, आप सोच रहे होंगे कि आखिरी निष्कर्ष क्या कहती है, क्या वाकई में चीन से हमारा युद्ध होने वाला है? इसका जवाब यह है कि सीधे तौर पर तो बिल्कुल युद्ध नहीं होने वाला है, ऐसा कोई तय नहीं है, लेकिन युद्ध की आशंका चीन के साथ भारत की हमेशा बनी रहेगी। जब तक चीन अपनी जो उसकी विस्तारवादी नीति है उसको छोड़ता नहीं है। और भाई वो क्यों छोड़ेगा? जब तक पाकिस्तान आतंकवाद और चीन की गुलामी का रास्ता नहीं बदलता है, वो क्यों बदलेगा? कुल मिलाकर आप भी मानकर चलिए कि भारत के पास है चैन से सोने का कोई विकल्प नहीं है। नो पीस के दौरान भी हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सेना की ताकत है। देश की आंतरिक एकजुटता कूटनीति के मंच पर भारत बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन सीमा पर हमें अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी होगी।